घर लौटते समय उसे मौली की माँ मिलती है, जो सींग वाले खरगोशों का मांस फेंकने वाली होती है। वो बताती है कि ये खरगोश का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा होता है, लेकिन इन्हें साफ करने और पकाने की सही प्रक्रिया गांव में संभव नहीं है। तब टाकुमी कहता है कि वो पवित्र तत्वों की जादू होली एलिमेंट मैजिक का प्रयोग कर सकता है और तुरंत मांस को शुद्ध कर देता है। ये देखकर मौली की माँ दंग रह जाती है और उसे सलाह देती है कि वो ये जादू किसी को ना दिखाए, क्योंकि बहुत कम लोग ये जादू कर सकते हैं और इससे अनचाहा ध्यान उसकी ओर जा सकता है। इसके बाद टाकुमी पूरा हफ्ता गांव को बेहतर बनाने में लग जाता है। वो गांव के चारों ओर पत्थर की दीवार खड़ी करता है ताकि सुरक्षा बनी रहे, और पानी की आसानी से आपूर्ति के लिए हैंडपंप लगाता है। जब अगले हफ्ते व्यापारी पापिक गांव पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि गांव के चारों ओर मजबूत दीवार खड़ी हो गई है। मौली के पिता और लोहार उससे व्यापार करने बाहर आते हैं और जल्द ही टाकुमी भी वहां पहुंच जाता है। वो व्यापारी से अपना परिचय देता है और मौली के पिता को बताता है कि उसने उनके घर पर 100 बोतलें हीलिंग पोशन की रख दी हैं, ताकि गांव को कभी जरूरत पड़े तो वे काम आ सकें। ये सुनकर व्यापारी पापिक दंग रह जाता है। वो पोषण देखकर कहता है कि ये तो बहुत उच्च गुणवत्ता वाले हैं और वो इन्हें नजदीक से देखना चाहता है। जब वो औषधि का निरीक्षण कर रहा होता है, टाकुमी मौली और बाकी गांव वालों से विदा लेता है। गांव वाले ने उसके लिए मेपल सिल्क से खास जैकेट बनाई होती है। वो सभी को धन्यवाद देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गांव वाले उसे विदा करते हुए हाथ हिलाते हैं और टाकुमी भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि यही गांव अब इस दुनिया में उसका असली घर है। उसका ये भावुक विदाई दृश्य देखकर व्यापारी के बॉडीगार्ड भी भावनाओं में बह जाते हैं। सोने बालों वाला आदमी खुद को हीथ बताता है, लाल बालों वाला रियल और चुप रहने वाला गंजा आदमी बॉगर। पापिक बताता है कि ये तीनों सी रैंक के एडवेंचरर हैं, जिन्हें उसने अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रखा है। सफर के दौरान रियल टाकुमी से पूछता है कि उसके पास जो थैला है उसमें क्या है। टाकुमी बताता है कि उसमें उसकी पालतू मकड़ी मेपल है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रियल मकड़ी को देखने के लिए पास आता है, लेकिन मेपल उसे विकृत समझ लेती है और उसे सिर से मार देती है। फिर गंजे बॉगर की गोद में जाकर बैठ जाती है। तीनों एडवेंचरर उसके ध्यान के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी बीच पापिक टाकुमी से कहता है कि वह उन हीलिंग पोशन को खरीदना चाहता है जो उसने गांव में छोड़े थे। मगर इससे पहले कि सौदे की बात शुरू हो, गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि रास्ते में राक्षस यानी कि गॉब्लिन दिखाई देते हैं। एडवेंचरर तुरंत बाहर निकलते हैं और उनसे लड़ने की तैयारी करते हैं, जबकि पापिक डर के मारे कांप रहा होता है। कुछ ही मिनटों में वे सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं और सफर फिर से शांत हो जाता है। 3 दिन बाद वे बोल्टन शहर पहुंचते हैं। टाकुमी सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड जाता है ताकि वह वहां रजिस्टर हो सके। उसका असली इरादा अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होने का होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस शहर में ऐसा कोई गिल्ड नहीं है। टाकुमी निराश होता है, मगर फिर भी वह एडवेंचरर के रूप में पंजीकरण करा लेता है और अपनी पालतू मकड़ी मेपल को भी दर्ज कराता है। इसके बाद वह पापिक की कंपनी में जाता है ताकि औषधियों का सौदा कर सके। पापिक उसे अच्छी कीमत देता है, इतनी कि अगर टाकुमी जापान में होता तो वह करोड़पति बन जाता। पापिक कहता है कि जब वह मशहूर हो जाएगा तो इसी चीज के लिए और भी ज्यादा पैसे कमा सकेगा। टाकुमी को यह सुनकर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि पापिक के इरादे इतने नेक कैसे हो सकते हैं। आमतौर पर तो कोई नया व्यापारी किसी नए आदमी को बेवकूफ बना देता। लेकिन तभी पापिक उसे सलाह देता है कि वह कोई घर ले ले जिसमें एक वर्कशॉप भी हो, ताकि वह आराम से काम कर सके। टाकुमी थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर पापिक कहता है कि वह किराए पर घर ले सकता है। वह अपने बटलर को बुलाकर कहता है कि टाकुमी को उनका एक अच्छा मकान दिखाए। बटलर उसे एक शानदार हवेली दिखाता है जिसमें वर्कशॉप जुड़ी होती है और किराया भी बहुत कम होता है। टाकुमी को यह बहुत अच्छा सौदा लगता है और वह मान जाता है। अगले दिन वे उस हवेली में शिफ्ट हो जाता है। घर में आते ही वह सबसे पहले जादू की मदद से एक आधुनिक टॉयलेट सीट बनाता है, क्योंकि वह पुराने तरीके से असहज महसूस करता है। इससे उसका बहुत सारा मना यानी कि जादुई ऊर्जा खर्च हो जाता है, इसीलिए वह मना पोषण पीने लगता है। तभी उसे हॉल से चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर टाकुमी दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचता है और देखता है कि मिपल ने किसी को कोकून यानी जाले के खोल में लपेट दिया है। घबराकर वो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मकड़ी जवाब देती है कि लोगों को ये अच्छा लगता है। टाकुमी कहता है कि लोगों से उसका मतलब गांव के बच्चे थे, जिन्हें ये खेल मजेदार लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चल सकता। तभी पता चलता है कि कोकून में फंसा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि व्यापारी पापिक है, और मजे की बात यह है कि उसे ये कोकून आरामदायक लग रहा है। टाकुमी उसे तुरंत बाहर निकालता है और मेपल की हरकत के लिए माफी मांगता है।
पापिक इस घटना को हंसकर टाल देता है और कहता है कि पहले वो टॉयलेट जाना चाहता है, फिर कारोबार की बात करेंगे। टाकुमी उसे टॉयलेट की दिशा दिखाता है और जैसे ही पापिक उस चमकदार जादुई सीट को देखता है, वो हैरान रह जाता है। टाकुमी उसे बताता है कि ये सीट खुद ही गंदगी को शुद्ध कर देती है और साफ रखती है। पापिक पूछता है, क्या तुम पवित्र तत्वों की जादू यानी प्योरिफिकेशन मैजिक कर सकते हो? टाकुमी को याद आता है कि ये बात उसे गुप्त रखनी थी, तो वो पापिक से कहता है कि ये किसी को न बताए। पापिक सहमत होता है, लेकिन तुरंत कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे लिए ऐसे 100 टॉयलेट सीट और बना दो, इससे बहुत बड़ा व्यापार होगा। टाकुमी मान जाता है। फिर पापिक उसे सलाह देता है कि उसे कुछ मददगार लोगों की जरूरत होगी और कहता है, मजदूर रखने के बजाय तुम्हें गुलाम खरीद लो, इससे तुम्हारा जादू भी गुप्त रहेगा। ये सुनकर टाकुमी चौंक जाता है और कहता है कि ये नैतिक रूप से गलत है। पापिक समझाता है, देखो, अगर दुनिया को पता चल गया कि तुम पवित्र तत्वों की जादू जानते हो तो चर्च तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारा इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। इसलिए ये तुम्हारे और तुम्हारे रहस्य की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। टाकुमी सोच में पड़ जाता है। उसे ये विचार बुरा लगता है, लेकिन पापिक कहता है कि इस देश में गुलामों के अधिकार सुरक्षित हैं। उन्हें खाना, कपड़े और घर देना मालिक की जिम्मेदारी है और उनके साथ हिंसा या जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आखिरकार टाकुमी मान जाता है कि वो कम से कम जाकर देखेगा। पापिक उसे एक विश्वसनीय स्लेव ट्रेडर के पास ले जाता है। वहां पहुंचकर टाकुमी बाहर बगीचे में टहलने लगता है, तभी उसकी नजर एक सुंदर एल्फ लड़की पर पड़ती है। वो उसे ठंडे लहजे में कहती है, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, घर जाओ। टाकुमी उलझन में पड़ जाता है कि ये लड़की इतनी रूखी क्यों है। थोड़ी देर बाद पापिक टाकुमी को गॉथमिल नाम की औरत से मिलवाता है, जो गुलामों की मालकिन होती है। वो बताती हैं कि यहाँ के कानून गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। मालिक उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय देना सुनिश्चित करेगा, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अनुबंध के बाहर कुछ भी करने को मजबूर नहीं कर सकता। इसके बाद वो गुलामों के प्रकार समझाती है। कुछ लोग कर्ज न चुका पाने के कारण गुलाम बनते हैं, कुछ अपराधी सुधार के लिए, कुछ युद्ध के कैदी होते हैं और कुछ बेचारों को डाकू अवैध रूप से गुलाम बना देते हैं। पापिक उसकी ओर से कहता है कि टाकुमी को ऐसा गुलाम चाहिए जो युद्ध गुलाम हो, यानी जैसे बिना मालिक की अनुमति के आज़ाद न किया जा सके, ताकि उसका जादू का रहस्य बाहर न जाए। टाकुमी बताता है कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके घर की देखभाल भी करे और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा भी। गॉथमिल कहती है कि ऐसे काम के लिए 2 गुलाम लगेंगे और वो एक लड़की बुलाती है, मारिया। मारिया बचपन में डाकुओं द्वारा अपहरण कर ली गई थी, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा मिली है और वो घर का काम बखूबी जानती है। टाकुमी को वो बेहद प्यारी लगती है और वो कहता है कि इतनी सुंदर लड़की अभी तक किसने क्यों नहीं चुनी। ये सुनकर मारिया शर्मा जाती है और कहती है, मैं केवल घर का काम करूंगी और रात में मेरे कमरे में घुसने की कोशिश मत करना। टाकुमी घबरा जाता है और सफाई देता है कि वो वैसा आदमी नहीं है, वो सिग्मा मेल है जो शालीनता से काम करता है। गॉथमिल हंसती है और कहती है कि अब अनुबंध बन सकता है। इस तरह मारिया टाकुमी के नौकरानी या टेक्निकली गुलाम बन जाती है। मगर जब वे बॉडीगार्ड के लिए किसी और की तलाश करते हैं तो पता चलता है कि फिलहाल कोई उपयुक्त युद्ध गुलाम उपलब्ध नहीं है। तभी मारिया याद दिलाती है कि एक लड़की सोफिया है जो पहले एल्फ जाति की योद्धा थी। गॉथमिल उसे डांट देती है कि उसे बोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी टाकुमी उत्सुक हो जाता है और कहता है कि वो सोफिया से मिलना चाहता है। वो उसे एक कमरे में ले जाती है और टाकुमी चौंक जाता है, क्योंकि ये वही एल्फ लड़की होती है जिसे उसने बगीचे में देखा था। गॉथमिल बताती हैं कि सोफिया को 50 साल पहले युद्ध में पकड़ा गया था और तब से उसने कभी किसी मालिक को नहीं चुना। वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी है और उस पर एक शाप लगा है, जिसकी वजह से उसकी जादुई शक्तियां सील हो गई हैं। वो उससे अकेले में बात करने की अनुमति मांगता है। सोफिया फिर से कहती है, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, घर जाओ। लेकिन टाकुमी उसका चेहरा पकड़कर उसकी स्टेटस विंडो देखता है और पाता है कि उसके आंकड़े बहुत पावरफुल हैं, बस शाप ने उसे कमजोर बना रखा है। वो सोचता है कि अगर वो इस शाप को ठीक कर दे तो सोफिया उसके लिए बहुत उपयोगी साथी बन सकती है।
वो तुरंत गॉथमिल को बुलाकर कहता है कि वो सोफिया के साथ अनुबंध करेगा। सोफिया कहती है, मैं तो अब किसी काम की नहीं, मुझसे ज्यादा बेकार कोई नहीं। लेकिन टाकुमी मुस्कुराकर कहता है, मैं आई कैन फिक्स हर क्लब का प्रेसिडेंट हूं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। गॉथमिल अनुबंध की जादू करती है और अब मारिया और सोफिया दोनों टाकुमी की अधीन हो जाती हैं। वो उन्हें लेकर घर लौटता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, मेपल उस पर छलांग मारकर उसे गिरा देती है। सोफिया डर जाती है और सोचती है कि कोई मॉन्स्टर उसके मालिक पर हमला कर रहा है, मगर टाकुमी कहता है, रुको, ये तो मेरी पालतू है। दोनों लड़कियां हैरान होती हैं पर मान जाती हैं कि उनका नया मालिक थोड़ा अजीब है। वो उन्हें घर दिखाता है और अलग-अलग कमरे देता है, क्योंकि हवेली में जगह बहुत है। वो कहता है कि वो जब चाहे नहाने जा सकती हैं और दोनों तुरंत बाथरूम की ओर चली जाती हैं। बाथ में मारिया कहती है, मुझे नहीं लगा था कि गॉथमिल हमें यहाँ से जाने देगी, लेकिन लगता है टाकुमी उसके लिए कुछ खास है। सोफिया सोच में डूब जाती है। उसे याद आता है कि टाकुमी के अनुबंध वाले दस्तावेज में बहुत सारी बातें खाली छोड़ दी गई थीं। वो सोचती है, आखिर ये आदमी है कौन? उसके बाद वे सब लोग डाइनिंग रूम में जाते हैं, जहां ताकुमी ने सबके लिए रात का खाना तैयार किया होता है। मारिया शिकायत करने लगती है और गुस्सा दिखाती है, क्योंकि खाना बनाना तो उसका काम होता है। ताकुमी किसी तरह उसे शांत कर देता है। सोफिया को भी इस बात की चिंता होती है कि वो गुलामों को अपने साथ खाने की अनुमति क्यों दे रहा है, लेकिन ताकुमी उसे बताता है कि वो इस तरह की बातों को लेकर ज्यादा सख्त नहीं है। अगले दिन उसे पायक से एक पार्सल मिलता है और फिर वो बाजार में खरीदारी करने निकलता है। रास्ते में उसकी नज़र एक चर्च पर पड़ती है, तो वो आराम से अंदर चला जाता है। वहां उसे नोलेन की एक मूर्ति दिखाई देती है और वो उसके सामने प्रार्थना करने लगता है। उसने सुना था कि सिडोनिया साम्राज्य इस देश के धर्म पर भी नियंत्रण रखता है, इसलिए वो सोचता है कि जब वे लोग भी नोलेन की पूजा करते हैं तो वो उनसे इतनी नफरत क्यों करती है। अचानक उसे नोलेन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है कि उसे उनसे इसलिए नफरत है क्योंकि वो उनके समूह का हिस्सा नहीं है। ताकुमी अपनी आंखें खोलता है और खुद को बादलों के ऊपर तैरता हुआ पाता है। वो घबरा जाता है, ये सोचकर कि कहीं वो फिर से मर तो नहीं गया। सब्सक्राइब कर ले, पार्ट 3 जल्द ही आएगा।